Students, in last video we found the inverse of elementary matrices, and we have also a result that every non-singular matrix A can be expressed as a product of elementary matrices. और वो किस तरह से कर सकते हो आप, उसके लिए है ये एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल इज very important. Express A, this is a square matrix, as a product of elementary matrix. एक्चुअली ये स्क्वायर तो है ही, नॉन सिंगुलर भी होगा तभी आप लिख पाओगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. तो देखो किस तरह से आप लिख पाओगे. सॉल्यूशन देखो आपने क्या करना होता है, मेथड क्या है. एक्चुअली सबसे पहले हमारा काम रहता है कि हम इस ए को कन्वर्ट करें आइडेंटिटी में, क्योंकि नॉन सिंगुलर है इसलिए इसमें ओ नहीं आएगा. जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाओगे तो ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का. तो मतलब पहला काम क्या है कि आप नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, जो आपको पता है कैसे करते हैं. हमें क्या करना है, यहाँ जीरो बनानी है, यहाँ जीरो बनानी है, यहाँ जीरो बनेगी R2 में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, तो R2 माइनस 2R1. यहाँ जीरो बनेगी तो R3 माइनस R1. तो ये दो ऑपरेशन आप लगा लो. तो ये दो ऑपरेशन लगाने से यहाँ दो जीरो आ गई और बाकी जो है आपके पास इसी तरीके से R2 माइनस 2R1. तो R2 ये था, इसमें से माइनस 2 ये किया तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा. और फिर इसी तरह से यहाँ से माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 हो गया, प्लस 2 एंड माइनस 2 दैट इज 0. और इसी तरह से बाकी एलिमेंट आपके ये माइनस किए हैं आपने, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 एंड 1 माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी 2. नेक्स्ट में आपको क्या करना होता है, ये दो एलिमेंट जो हैं ये आपको जीरो बनाने हैं. तो कॉलम ऑपरेशन लगेंगे C2 माइनस 2 C1 और C3 प्लस C1. तो ये लगाने से आपके ये जीरो, बाकी कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा. तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डायगोनली 1 आ गया है, तो इसके नीचे भी जीरो आ गई है, इधर भी जीरो आ गई. तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये एलिमेंट चेंज करना है. रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो. मान लो रो लगाया, आप कॉलम भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. ठीक है, तो अब एक्चुअली हमें ये पता चल गया कि हमने ये रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाए हैं ए के ऊपर, और फिर आपके पास रिजल्ट क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3. ठीक है, मींस आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने ऑपरेशन लगाए थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या क्या बनेंगे वो लिख लो. ये बन गया RE. एलिमेंट्री मैट्रिक्स में अगर रो है तो RE आएगा, कॉलम है तो CE आएगा. तो RE ये वाला 2, ये वाला 1 और माइनस 2. तो ये आपका बन गया पहला मैट्रिक्स. दूसरा मैट्रिक्स देखो RE 3 1 और ये वाला माइनस 1. ठीक है, फिर तीसरा मैट्रिक्स CE 2 1 एंड दिस माइनस 2. देन CE 3 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 है तो इंटू 1. फिर ये RE 3 1/2. तो ये आपके कोरस्पॉन्डिंग क्या बन गए, एलिमेंट्री मैट्रिसेस. अब आपको ये पता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं एक के ऊपर, रो ऑपरेशन लगाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे. तो मतलब ए को प्री मल्टीप्लाई करना है कोरस्पॉन्डिंग रो मैट्रिसेस से. सबसे पहले ए के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा था, ये वाला RE 2 1 माइनस 2 वाला, तो इसलिए इसी से सबसे पहले मल्टीप्लाई. फिर ये दूसरा वाला लगा था, फिर ये दूसरा आ गया, फिर ये वाला लगा है तो फिर ये लास्ट में आ गया. तो इस तरीके से आपके पास लिखना है. ऑर्डर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने. ए के पास कौन सा आएगा, जो सबसे पहले ऑपरेशन लगा, जो दूसरे नंबर पे रो ऑपरेशन लगा वो बाद में, फिर तीसरे पे लगा वो इधर. ठीक है, और फिर इसी तरीके से C लास्ट में कौन से मल्टीप्लाई होंगे, CE2 माइनस 2, और क्योंकि ये सबसे पहले लगा था तो ये पहले आया, फिर ये सेकंड नंबर पे लगा था ये बाद में आया, इक्वल टू रिजल्ट क्या आ रहा था, I3. ठीक है, तो इस तरह से आपके, अब आपको क्या करना है, आपको तो वैल्यू एक ही चाहिए ना. तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे लेफ्ट में है और जो राइट में है उसको हटाना है. तो वो हटेगा कैसे, उसके इनवर्सेस से मल्टीप्लाई करके. तो इस सारे के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई होगा और इस सारे के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई होगा. तो अब प्री मल्टीप्लाई कर लो और पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो. इधर प्री मल्टीप्लाई करते ही खाली ए बच जाएगा प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करते ही, और राइट में क्या आ गया, जिससे प्री मल्टीप्लाई किया था वो आपके पास आ गया राइट में. तो ये प्री
मल्टीप्लाई हो गया ये वाला पूरा का पूरा, और ये हो गया I3 और ये हो गया पोस्ट मल्टीप्लाई। अब इनके इनवर्सेस किसके बराबर आएंगे? जब हम इनवर्स लेते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। पहला इनवर्स इसका आएगा, फिर दूसरा इसका आएगा, तीसरा इसका आएगा, इसी तरह से पहला इसका आएगा, दूसरा इसका आएगा। मींस आपका क्या चलेगा? राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। तो ये आपके इनवर्सेस आ जाएंगे। और I3 में तो कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो I3 तो गायब हो गया, तो I3 इंटू A विल बी A इटसेल्फ, I3 मर्ज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में आपके पास अब आपको लास्ट में आंसर क्या आएगा? आंसर के लिए अब आंसर फाइंड आउट करने के लिए इन इनवर्सेस की वैल्यू लिखनी है। तो पहले तो ये देखो, कल आपने इनवर्स किए थे, अगर यहां IJ हो और K हो तो इनवर्स में क्या आ जाता है? IJ एज इट इज और K चेंज हो जाता है -K में, तो ये -2 की जगह पे आ गया +2। फिर ये भी IJ है और ये है K, तो इसका -1 किस में चेंज होगा? +1 में। बाकी RE31 एज इट इज रहेगा। फिर नेक्स्ट में देखो, जब E यहाँ पे एक ही सफिक्स है EI समझ लो, और ये हो गया K, तो K किस में चेंज होगा? K इनवर्स में, तो 1/2 का क्या बनेगा? 2, तो RE3 2 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे दो सफिक्स है ना, तो 1 किस में चेंज होगा? -1 में, और यहाँ भी दो सफिक्स हैं तो -2 किस में चेंज होगा? +2 में। तो ये आपके पास आई। अब इनकी लिखनी है वैल्यू। इनकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? इनकी वैल्यू लिखी जाएगी आइडेंटिटी के ऊपर ये ऑपरेशन आपको लगाने हैं। तो एक तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो और फिर उसके ऊपर ये वाले ऑपरेशन लगाओ, मतलब R212। मतलब आपको क्या करना है? आइडेंटिटी में सेकंड रो को चेंज किस में आ रहा है? सेकंड रो में। सेकंड रो में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, थर्ड में कोई चेंज नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज लिख ली। और सेकंड में क्या चेंज आया कि फर्स्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, और यहाँ ऐड किया, 0 था ना तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 1 और ये 0 एज इट इज, क्योंकि ऊपर 0 0 थे। इस तरीके से आपको ये सारे निकालने हैं। जैसे ये वाला है, ये आपका ये वाला है, मतलब थर्ड रो को आइडेंटिटी में किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो ये आपका 1 0 0 0 0 1, और थर्ड रो 0 0 1 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो आपने A को लिख लिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। तो ये मेथड बहुत ध्यान से आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखो, रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सेम रहता है। लेट A be a non-zero matrix of rank R. Therefore, A has at least one non-zero minor of order R and all minors of order greater than R if any are 0. This is the definition of rank. अब A dash क्या है? ट्रांसपोज ऑफ A है, और वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट remains unchanged by changing rows into columns and columns into rows. Therefore, the values of all minors of A and A dash are same. Means अब A dash का जो माइनर आप लोगे उसकी वैल्यू, जैसे A के अंदर सारे R ऑर्डर में के माइनर्स जो हैं R से बड़े ऑर्डर के 0 हैं, वैसे ही A डैश में आपके R से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर्स कैसे हो जाएंगे? 0। और R ऑर्डर का कम से कम एक माइनर कैसा आएगा? नॉन जीरो। तो इट मींस बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ A डैश इज इक्वल टू रैंक ऑफ A, एंड सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट देखो, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का rank of AB will be less than or equal to A, rank of A and rank of AB will be less than or equal to rank of B। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मान लो रैंक ऑफ A R1 है, रैंक ऑफ B R2 है, रैंक ऑफ AB R है। अब आप A को जब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हो तो हम A को ऐसे लिख सकते हैं MO, where M is a सब मैट्रिक्स ऑफ A having R1 non-zero rows। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली A को आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हो तो आपके पास या तो आती है इसी तरह से IR आ गया ऊपर और O आ गया, फिर तो ऐसा बन ही गया। अगर मान लो IR O O O आया तो आप क्या करो, आप ये वाली जो है ऊपर वाली उस हिस्से को पूरे के पूरे को, नीचे वाले को O लिख दो और ऊपर वाले को M लिख दो, ठीक है, तो भी आपका बन जाएगा। और अगर साइड में आपके दो जीरो इस टाइप से आ रही हैं तो भी आप बना सकते हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, जब इस फॉर्म में आपने रिड्यूस कर लिया, मतलब ये कि आपने R नॉन जीरो रो बना ली, नीचे की सारी चीज रोज को जीरो बना लिया। अब आप इसको B से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे AB आ गया और इस साइड B आ गया। अब आप जरा ध्यान दो, जब आप इसको B से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा,
इसको जब आप b से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो यहाँ पे b की रो चाहे 0 हो चाहे नॉन जीरो हो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नॉन जीरो रो भी आ सकती है, जीरो रो भी आ सकती है। लेकिन जब जीरो को मल्टीप्लाई करोगे b से तो जीरो आनी ही आनी है, कोई चारा ही नहीं है। तो इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करके जो जीरो से मल्टीप्लाई होके रोज आ रही हैं वो तो जीरो ही रहेंगी। मीन्स जितनी नॉन जीरो रो ऊपर थी m के अंदर, वही नॉन जीरो रो ज्यादा से ज्यादा आपके पास इस प्रोडक्ट में भी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ और जीरो रोज भी आ जाए, लेकिन द मैट्रिक्स दिस विल हैव एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट R1 नॉन जीरो रोज which are obtained by multiplying first R1 non-zero rows of M with columns of B. So it means rank of this right hand side will be less than or equal to R1. जब नीचे वाली रोज जीरो ही हो गई तो R1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। Thus rank of AB, ये किसके इक्वल था? AB के। तो rank of AB equal to this is less than or equal to R1. R1 किसका रैंक था? A का। So rank of AB is less than or equal to rank of A. अब इसी तरीके से अब b से छोटा दिखाना है तो वो कैसे दिखाएं? हमें ये पता है कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज, अब ये भी प्रूव किया है। फिर ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मीन्स अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए मतलब प्री फैक्टर, पहले वाले फैक्टर के रैंक से छोटा है। इसी रिजल्ट को यहाँ लगा दो तो यहाँ पे प्री फैक्टर क्या है? बी डैश है, तो रैंक ऑफ बी डैश से छोटा होगा। फिर रैंक ऑफ बी किसके बराबर है? रैंक ऑफ बी के, तो इसलिए रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको यूज करते हुए मैंने दो आपके क्वेश्चन छुड़वा रखे थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इफ ए इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स देन शो दैट रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी 1। ए जो है वो आपका ऐसा है A11, A21, AI1 और AN1, N1 क्रॉस 1 का, क्योंकि ये आपके पास क्या है? नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है और B क्या है? नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है। तो इसी तरह का होगा। A नॉन जीरो है तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट AI1, जबकि I की वैल्यू मैंने कोई फिक्स नहीं की है, वो 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, वो नॉन जीरो होगा, कम से कम एक एलिमेंट। इसी तरह से यहाँ पे भी कम से कम एक एलिमेंट B1J मैंने मान लिया, जहां पे J की वैल्यू 1 से लेके m तक कुछ भी हो सकती है, तो वो नॉन जीरो होगा। अब आपको ये पता है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो तो रैंक ऑफ ए से छोटा है, और रैंक ऑफ ए ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास कॉलम ही एक है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका रैंक क्या हो सकता है? 1। तो रैंक ऑफ ए बी आ गया लेस देन और इक्वल टू 1। अब ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। अगर आप ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो तो उस केस में ए बी प्रोडक्ट क्या आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये A11 B11 A11 B12 A11 B1J A11 B1M, तो ऐसे आपके पास सारी टर्म्स आती जाएंगी। फिर मैंने सेकंड वाली छोड़ दी, आयत लिख दी सीधी, तो आयत आपके पास ये आ जाएगा AI1 B11 AI1 B12 AI1 B1J और इस तरीके से AN1 B11 AN1 B12 AN1 B1J एंड सो। अब इसमें ये वाला जो एलिमेंट है जो मैंने मान रखा है उसके हिसाब से ये तो कम से कम नॉन जीरो है ही, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो 1 ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो आ गया। सो रैंक ऑफ ए बी कम से कम 1 तो है ही है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहां से रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू 1 था, तो इट मींस रैंक मस्ट बी इक्वल टू 1। और अब आप लास्ट देखो, लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-1 देन शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए जो है मान लो AIJ है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए कैपिटल AIJ n क्रॉस n ट्रांसपोज। अब रैंक ऑफ AN-1 दे रखा है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर n-1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है? इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब कोफैक्टर होते क्या है? माइनर्स ऑफ ऑर्डर n-1 ही तो होते हैं विद प्रॉपर साइन, और एक ऑर्डर n-1 का माइनर नॉन जीरो है, तो कम से कम एक एलिमेंट जो है एडजॉइंट ऑफ ए का नॉन जीरो है, और इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जब माइनर निकालते हैं तो क्या करते हैं? वो एलिमेंट जिसके अंदर वो रो और कॉलम है वो निकाल देते हैं ना, तो एक रो और एक कॉलम कम हो गया तो n-1 ऑर्डर का ही तो डिटर्मिनेंट बचता है, मींस n-1 ऑर्डर का माइनर बचता है। समझ गए ना? तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसा होगा? नॉट इक्वल टू
null matrix and this proves the result. तो यहाँ तक काम complete.